हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सैप स्टडी जोन पे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। आइए 2 मिनट के अंदर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्चुअली में क्या क्या पढ़ा हुआ था। हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है। हमारे बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी होता है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब के बॉडी में जो ब्लड होता है, जिसे आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, वो सभी के बॉडी में मौजूद होता है। लेकिन स्पेशली अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ब्लड जो होता है उसको आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसके पीछे मैंने लॉजिक भी बताया था कि उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आखिर में क्यों कहते हैं। तो आइए जानते हैं उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। सबसे पहले ब्लड जो है वो गैस नहीं है, ना ही लिक्विड है। वो गैस और लिक्विड का दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए उसको फ्लूइड कहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें लिक्विड भी मौजूद हो, गैस भी मौजूद हो, तो उसको फ्लूइड कहा जाता है। क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा भी मौजूद होता है, उसके साथ साथ कई गैसेज भी मौजूद होते हैं, इसीलिए उसको फ्लूइड कहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो दो चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है, कनेक्टिव नेचर से रखता है, इसीलिए हम उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ओवरऑल ब्लड का पूरा जो होता है, मैंडेटरी वर्ड जो इसके लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब आइए ब्लड के अंदर हम देखते हैं। तो ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट का नाम होता है सॉलिड कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो लिक्विड कंपोनेंट होता है। सॉलिड कंपोनेंट में आपका 3 टाइप का सेल आता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला आता है आरबीसी, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आता है प्लेटलेट्स। जब लिक्विड कंपोनेंट की बात करते हैं तो लिक्विड कंपोनेंट में आपका प्लाज्मा आता है। क्या आता है? प्लाज्मा। जिस प्लाज्मा के बारे में आप सुने होंगे कि हमारे ब्लड में येलो कलर का एक फ्लूइड होता है, येलो कलर का एक लिक्विड होता है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। जैसे प्रोटीन में आपका हो गया एल्बुमिन्स हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया, ठीक है, कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये सब आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। खैर, आते हैं हम अपने सेल पे। तो ब्लड में जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इसको रेड ब्लड कॉर्पोसस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड ब्लड कॉर्पोसस भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी का कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। दैट्स वाई अगर कहीं क्वेश्चन आए कि वाई आरबीसी इज रेड इन कलर, आरबीसी रेड क्यों है कलर में, या आपका ब्लड ही रेड क्यों है, तो आप ये आंसर देंगे क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो रेड कलर का होता है, इसीलिए ब्लड का या आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक। तीसरी बात यह है कि सर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंचाना फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फिर से हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंचाना फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन को सेल तक कौन पहुंचाएगा? हीमोग्लोबिन। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर एक हीमोग्लोबिन कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को पहुंचाएगा? तो एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को पहुंचाता है। कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को एक हीमोग्लोबिन ले जाता है। ठीक है। तो तीसरा या आप चौथा कह सकते हैं पॉइंट आपका ये हो गया। 5वां पॉइंट आपको जानना है कि जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पेन हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है अप्रोक्सीमेटली। इसको 4 मंथ्स के इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं। तो आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन या 4 मंथ्स आप कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आता है कि आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेथ कर जाता है, डेड सेल हो जाता है, तो इसको कहाँ ग्रेव किया जाता है?
तो इसका जो शमशान घाट के नाम से नाम जाना जाता है कि आरबीसी मरने के बाद कहाँ इसको दफनाया जाता है, तो एक ऑर्गन है आपका स्प्लीन, क्या नाम है, स्प्लीन, एक ऑर्गन है आपका स्प्लीन, वहाँ आरबीसी को दफनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से कौन फेमस है, आरबीसी को किस शमशान घाट में दफनाया जाता है, तो उस शमशान घाट का नाम है, ग्रेव का नाम है आपके स्प्लीन। स्प्लीन ऐसा ऑर्गन है जहां आरबीसी जब डेड कर जाता है तो उसको वहां जाके ग्रेव कर दिया जाता है, ठीक है। इतना चीज हम आरबीसी के बारे में कल पढ़े हुए थे। दूसरी बात, डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पोरस, पहली बात। दूसरी बात, डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि हमारे बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी बाहरी पार्टिकल्स आ रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, उसको इनगल्फ कर जाना, क्योंकि ये हमारे बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे बॉडी में वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये हमारे बॉडी में अपने जो डीएनए है, मशीनरी डीएनए है, उसको अटैच कर देगा, और जैसा जैसा हमारा बॉडी कुछ चीज़ बनाता रहेगा वैसा वैसा वो भी उसका न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो ऐसे में तो हमारे बॉडी को इफेक्ट पहुंचेगा। इसीलिए क्या करेंगे, जैसे ही बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। कौन सा जो चीज़ है वो रिस्पॉन्स करता है, तो डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्स करता है कि बाहरी पार्टिकल्स को जो सेल है उसके अंदर नहीं जाने देना है, इसको वहीं ख़त्म कर देना है। तो इसको वो खा जाता है, इनगल्फ कर जाता है, जिसको एक और वर्ड कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस है या ऐसा फिनोमिनन है जिसमें फॉरेन पार्टिकल्स को डब्ल्यूबीसी, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जो हमारे बॉडी के सोल्जर कहे जाते हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको बॉडी में आते ही उसको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं खा के, ठीक है। तो इस तरह डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को बचाता है फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। अब बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन लगभग का 20 से 25 दिन होता है, इसके बाद ये मर जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। अच्छा, डब्ल्यूबीसी के बारे में एक चीज़ तो छोड़ दिया आप, डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। फिर से डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का, किसके बेसिस पे सर, ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, किसके बेसिस पे, ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे 2 टाइप्स का डब्ल्यूबीसी होता है। पहला का नाम है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा का नाम है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट उसको कहते हैं जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, और ए ग्रेनुलोसाइट उसको कहते हैं जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। तो आप नाम सुने होंगे न्यूट्रोफिल का, बेसोफिल का, एसनोफिल का, इस सब का नाम सुने होंगे, लिम्फोसाइट का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ सब का नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये जो है वो डब्ल्यूबीसी का कंपोनेंट्स है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़े थे। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, सर्कुलेटिंग फैक्टर होता है, ऐसा फैक्टर जो हमें बचाता है किससे, ब्लड के लॉस होने से। यही एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं कट लग जाए तो आके बैठ जाता है, सेटल हो जाता है वहाँ, और ब्लड को लॉस होने से बचाता है, ठीक है। आपको कहीं कट लग जाता है तो देखते हैं थोड़ा देर ब्लड लॉस होता है, इसके बाद अपने आप वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि वहाँ प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट फैक्टर जो होते हैं, जो भी प्लेटलेट सेल है वहाँ आके उस जगह को, उस लोकेशन को सील देता है ताकि और ब्लड लॉस नहीं हो। इस तरह क्या होता है, ब्लड लॉस होना बच जाता है और इससे हम लोग सहूलियत पा लेते हैं। इसके बाद सॉलिड कंपोनेंट यहाँ खत्म होता है। इसके बाद हम लिक्विड कंपोनेंट की बात करते हैं। तो लिक्विड कंपोनेंट में आपका आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है एक ऐसा येलो कलर लिक्विड होता है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये सब आपके प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में ऐसा भी कहा जाता है वाटर का भी अमाउंट बहुत अच्छा खासा होता है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कह दीजिए, उसको मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कल के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़े थे। आज के क्लास और एनर्जेटिक क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल जो
होता है वो कितने टाइप का होता है। तो जनरली ब्लड वेसल की जब भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसा ट्यूब, कैसा ट्यूब, ऐसा ट्यूब या ऐसा वेसल जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। 1 मिनट। ऐसा ट्यूब या ऐसा वेसल जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। सर ब्लड बहता है। ऐसा ट्यूब जिसके अंदर ब्लड बहता है, फ्लो करता है, ऐसे ट्यूब को क्या कहेंगे हम लोग? ब्लड वेसल कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लड वेसल। तो इसी को ब्लड वेसल कहते हैं कि ऐसा ट्यूब, ऐसा पाइप जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसको ब्लड वेसल के नाम से जानते हैं। अब ये ब्लड वेसल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन और तीसरा होता है कैपिलरीज। चूंकि कैपिलरीज जो होता है वो सेल लेवल पे काम करता है, इसीलिए कैपिलरीज का ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। जो मेजर रोल होता है वो हमारा आर्टरी का होता है और वेन्स का होता है। चूँकि कैपिलरी के बारे में हम आपको इतना बता दें कि सेल तक जो नहीं जा सकता है, जहाँ सेल तक कोई नहीं जा सकता है वहाँ कैपिलरी जा सकता है, क्योंकि कैपिलरी बहुत थीन वॉल्ड होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक सेल का जितना लेंथ होता है, जितना उसका थिकनेस होगा, उतना ही थिकनेस जो होगा वो किसका होगा? कैपिलरी का होगा। इसीलिए वो चला जाता है सेल तक। तो सेल तक जो सेल तक आपके नहीं पहुंच सकता है जो चीज़, वो कौन पहुंच सकता है? आपके कैपिलरी पहुंच सकता है। ठीक। जबकि मेजर रोल जो होता है वो आपके आर्टरी का होता है और वेन्स का होता है। आइए समझ लेते हैं पहले ब्लड वेसल के बारे में। हम लोग समझे कि ऐसा ट्यूब, ऐसा पाइप जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्लड वेसल बोलते हैं। यह ब्लड वेसल जनरली 3 टाइप्स का होता है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। चूंकि कैपिलरीज जो होता है वो सेल के लेवल पे काम करता है, इसीलिए कैपिलरीज को ज़्यादा डिस्कस हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग आर्टरी के बारे में देखेंगे और वेन्स के बारे में देखेंगे, हालांकि थोड़ा सा कैपिलरी के बारे में भी देख लिया करेंगे। वे आर्टरी के बारे में सबसे पहले बात आती है। तो आर्टरी जो होता है थिक वॉल्ड ब्लड वेसल होता है और ये इलास्टिक होता है। जो मोटा ब्लड वेसल होता है उसको आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरी। और जो पतला वॉल्ड ब्लड वेसल होता है उसको कहते हैं वेन्स। ठीक। इसके बाद जो आर्टरी होता है उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि आर्टरी का काम होता है कि हार्ट में जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा है, पूरे बॉडी से ब्लड जो हार्ट में पहुंचा है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कहाँ ले जाएगा? ये उसको ले जाएगा बॉडी पार्ट में, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। पल्मोनरी आर्टरी जो इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि आर्टरी का काम होता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसा होता है जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो नहीं करवाता है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। लिख लीजिएगा कहीं आप साइड में कि पल्मोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी है जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो नहीं करवाता। जनरली क्या होना चाहिए था बताइए सर? जनरली ये होना चाहिए था कि आर्टरी है तो ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहाँ पहुँचाएगा? बॉडी में पहुँचाएगा। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसा नहीं कहता है। पल्मोनरी आर्टरी कहता है कि हम नहीं डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाएंगे, हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाएंगे। इसीलिए यह एक्सेप्शन के तौर पे आता है। आप सुनते होंगे सर केमिस्ट्री में खाली एक्सेप्शन होता है, देखो बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होना चाहिए था कि सर पल्मोनरी आर्टरी का काम ये होना चाहिए था कि ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट में पहुंचाए, लेकिन ये उल्टा काम करता है। ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं पहुंचाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आर्टरी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, देने वाला। देता के क्यों है? क्योंकि यह हार्ट में जितना भी ब्लड पहुंचा हुआ है उसको पूरे बॉडी में पहुंचा देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहा जाता है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से, आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये हार्ट में जितने भी ब्लड आते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है? सेल में, बॉडी पार्ट्स में, जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। ठीक। अब चलिए वेन की तरफ चलते हैं। वेन को आमतौर भाषा पे नस के नाम से जाना जाता है, आप सुनते होंगे। ठीक। वेन का काम क्या होता है? वेन जो है वो पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ पहुंचाता है? हार्ट में पहुंचाता है। फिर से आर्टरी क्या कर रहा था? हार्ट से ब्लड को कहाँ पहुंचा रहा था?
पूरे बॉडी पार्ट्स में, लेकिन वेन क्या करेगा, पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगा और हार्ट तक पहुंचाएगा। ये जो कलेक्शन कर रहा है ब्लड का, इसीलिए इसको कलेक्टिंग वेसल कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिंग वेसल कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को कलेक्ट कर रहा है इसीलिए इसको कलेक्टिंग वेसल कहते हैं। लेकिन आर्टरी ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहते हैं। तीसरी बात, वेन को कहा जाता है कि ये थीन है, पतला होता है और लेस इलास्टिक होता है। तो ब्लड वेसल में हम लोग 3 चीज पर हैं। पहला चीज के बारे में क्या पढ़े, पहला चीज सर आर्टरी पर है, दूसरा चीज वेन पर है और तीसरा चीज थोड़ा कैपिलरी के बारे में पढ़े कि कैपिलरी जो होता है ऐसा ब्लड वेसल होता है जो कहीं नहीं जो जा सकता है वो कैपिलरी जा सकता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं सुने हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, नहीं सुने हैं कि जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती है लेकिन कवि वहां पहुंच सकता है। रवि मतलब सूर्य होता है, कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऐसा ही है कैपिलरी के साथ कि जहां आर्टरी वेन नहीं पहुंच सकता है वहां कैपिलरी पहुंच सकता है, क्योंकि कैपिलरी जो होता है बहुत थीन वॉल्ड ब्लड वेसल होता है, इसीलिए ये किसी भी कोने तक जा सकता है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ब्लड वेसल के बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, जिसमें हम बेसिक चीज पढ़ेंगे कि जाइलम टिश्यू किसे कहते हैं, फ्लोएम टिश्यू किसे कहते हैं और इसका काम क्या होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।